Hello students, in this video we will cover chapter 10, that is special services in relation to public offering and corporate actions। तो देखिए डिपॉजिटरीज का सबसे मेन बिजनेस क्या होता है। जब भी कोई भी कंपनी आईपीओस के लिए आती है या फिर कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट देती है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, राइट इशू हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस जो है वो डिपॉजिटरीज को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डीमेट अकाउंट भी ओपन होते हैं और रादर एक पूरा जो शेयर्स होते हैं उनको डीमेटलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है कंपनीज को। तो वो एक होलसेल बिजनेस हो जाता है डिपॉजिटरीज के लिए। तो डिपॉजिटरीज का एक स्पेशल विंग होता है, एक स्पेशल विंग होता है जो आईपीओस के लिए होता है या फिर कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए होता है। सो फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट एक्शंस वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर्स पे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कंपनीज देती है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, बोनस, राइट शेयर्स हो गया, या फिर स्प्लिट हो गया, या फिर मर्जर अमलगमेशन के टाइम पे भी जो शेयर्स की वैल्यूएशन के अंदर या फिर शेयर्स की क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आता है उसको हम कॉर्पोरेट एक्शंस बोलते हैं। सो कॉर्पोरेट एक्शंस आर इवेंट विच अफेक्ट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द सिक्योरिटी। तो क्या कह रहे हैं, जो भी बेनिफिशियल ओनर है, जो भी उस शेयर को या सिक्योरिटी को होल्ड करता है, उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन में अगर कोई चेंज आता है तो उसको कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट, स्प्लिट्स, मर्जर, रिडम्पशन, पेमेंट ऑफ कॉल मनी, लिक्विडेशन एक्सेट्रा। फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमेट मोड, द डिपॉजिटरी फैसिलिटेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। अब देखिए डिपॉजिटरी या फिर डीपी के पास ही सारा डिटेल्स होती है बेनिफिशियल ओनर की। तो ऐसे में जब कंपनीज को कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अपने शेयर होल्डर्स को देना होता है तो वो पहले डीपी को कन्वे कर दिए, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पूरा रिकॉर्ड इश्यूअर कंपनी को देती है और फिर उसके हिसाब से कॉर्पोरेट एक्शंस का आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं समझनी कॉर्पोरेट एक्शंस के रिलेशन में कि क्या क्या कैसे पूरे कंडीशन के थ्रू कैसे इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो है, सिंस कॉर्पोरेट एक्शन अफेक्ट द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द सिक्योरिटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर। मैंने आपको यही बोला था कि एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर की डिटेल कौन देती है, डीपी देती है, ऑन द कट ऑफ डेट। अब कट ऑफ डेट वो डेट होती है जहां पे बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर होना होता है। बेनिफिट ट्रांसफर डेट वो होती है कट ऑफ डेट अनाउंस बाय द कंपनी। अभी कौन कट ऑफ डेट कौन अनाउंस करेगा, कंपनी करती है अपनी बोर्ड मीटिंग में, पहले डिसाइड करती है, फिर बोर्ड अप्रूवल के बाद फिर कंपनी इसको डिक्लेयर करती है। सच अ कट ऑफ डेट इज कॉल्ड एज द रिकॉर्ड डेट और डेट ऑफ बुक क्लोजर। बुक क्लोजर कौन सी बुक क्लोजर, बुक ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स या जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी बोलते हैं। तो उस दिन के लिए या फिर उस दिन से पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब अब जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं या एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं कंपनी के, उसमें कोई एडिशन या डिलीशन नहीं होने वाला है एज ऑन द पर्टिकुलर डेट। तो मान के चलिए हमारे एग्जांपल में अगर मान के चलिए आप 13 जैन को किसी कंपनी की रिकॉर्ड डेट है, तो 13 जैन तक जितने भी मेंबर्स आ जाएंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड होंगे, उनके अलावा किसी को भी वो कॉर्पोरेट बेनिफिट नहीं मिलेगा या कॉर्पोरेट एक्शन नहीं दिया जाएगा। अब इस बात से इसका लेना देना कुछ नहीं है। 13 जैन को ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग चलेगी, लेकिन जो 13 जैन को बायर्स होंगे उनको वो कॉर्पोरेट एक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 13 जैन से पहले वाले जितने भी रजिस्टर्ड होंगे उनको सबको वो कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलने वाले। सो रिकॉर्ड डेट इज अ डेट व्हेनेवर एनी कॉर्पोरेट एक्शन टेक्स प्लेस, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द एलिजिबल बेनिफिशियल ओनर। तो एलिजिबल बेनिफिशियल ओनर को समझने के लिए या उनकी पूरी लिस्ट को निकालने के लिए रिकॉर्ड डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। Of a particular date who are entitled to the corporate benefits, the issuer thus announces a cut-off date to determine the beneficial owners of the security as of that date. The date is referred to as the record date. उसको हम क्या बोलते हैं, record date. And the depository system provides a holding report, list of the beneficial owner having holdings in the securities of the issuer as on the end of the day of the record date. तो रिकॉर्ड डेट तक जितने भी बेनिफिशियल ओनर्स होंगे डीपी के पास, तो डीपी वो लिस्ट कंपनीज को दे देगी और फिर कंपनीज आगे जाके कॉर्पोरेट बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। देन बुक क्लोजर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। इन सर्टेन केसेस द इश्यूर में सेटअप अ कॉर्पोरेट एक्शन स्पेसिफाइंग द बुक क्लोजर डेट एंड बुक क्लोजर एंड एंड डेट। तो उसको दोनों बताना पड़ेगा। बुक क्लोजर का मतलब है रजिस्टर ऑफ मेंबर कुछ दिनों के लिए
बंद कर दिया जाता है। और एज पर द कंपनीज एक्ट कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 45 डेज के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर सकती है। जैसे कि मान के चलिए जब उसको एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस डिस्पैच करने होते हैं उस टाइम पे वो करती है, जब उसको डिविडेंड देने होते हैं उस टाइम पे वो करती है। तो बुक क्लोजर डेट ये होता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर का जो डेटा है या रजिस्टर मेंबर्स का जो रजिस्टर है उसको थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अब सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में हम उन शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो भी बायर होगा उसका नेम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री नहीं आएगी, डिपॉजिटरीज उसको एंटर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद शेयर्स माने जाएंगे, वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, लेकिन आगे के बेनिफिट्स के लिए ध्यान में रखना है बात। So procedure for corporate actions on the relevant cutoff date announced for the corporate actions, the depository provides the details of the holdings of the beneficial owner. Depository डिटेल दे देगी to the issuer और RTA। मैंने क्या बताया था, कंपनीज खुद हैंडल नहीं करती है, उनका RTA हैंडल करता है। जितना भी शेयर होल्डर वाला काम होता है, मेंबर्स का काम होता है, डेट होल्डर्स का काम होता है, वो कौन संभालता है, आउटसोर्स कर दिया गया RTA को। ये डेजिग्नेटेड एजेंसीज होती हैं, है ना। The details provided by the depository includes the particulars of tax status। टैक्स स्टेटस भी बता दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उनका पैन डिटेल्स होती है। टैक्स स्टेटस का मतलब है रेजिडेंट वाला है, ये नॉन रेजिडेंट वाला है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, और ये कौन से टैक्स स्लैब में लाई करता है। इफ एनी ऑफ द बेनिफिशियल एंड हिज बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती है, डीमैट के साथ अटैच होता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब आप शेयर बाय करते हो तो आपके बैंक से पैसे निकलते हैं, तो वो इसलिए भी बैंक अकाउंट आपको अटैच करना पड़ता है। सिक्योरिटीज balances lying in the accounts of the clearing member, clearing corporation or intermediary will be eligible to receive the corporate benefits। तो मैंने आपको यही बोला था, जो भी शेयर्स ट्रांसफर वाले प्रोसीजर में होते हैं, क्लियरिंग और सेटलमेंट में होते हैं, या फिर आपने खरीदे बेचे थे तो ट्रांसफर मैकेनिज्म में होते हैं, 2 दिन लगते हैं इंडिया के अंदर, T+2 डेज में सेटलमेंट होती है। तो मान के चलिए अगर कोई ट्रांजिट के अंदर भी है तो उनके ऊपर भी कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेगा, और जो बेनिफिशियल ओनर होगा फिर उनको वो ट्रांसफर भी किया जाएगा। In such cases, the issuer or RTA will distribute the corporate benefits to the clearing members of clearing corporation या फिर intermediary for onward distribution to the beneficial owner। यही मैंने कहा था। The corporate benefits availed by the clearing member and clearing corporation and intermediary shall be held in trust on behalf of the beneficial owner। और क्योंकि वो जिसको भी अल्टीमेटली जाना है वो शेयर या फिर पैसे जिसको भी जाने हैं वो उनको क्लियरिंग हाउस वालों को देने ही पड़ेंगे। तो कौन कौन से दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में, मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स में होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को हम डिविडेंड बोलते हैं, या फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस में आएगा? डेट सिक्योरिटीज में। डेट सिक्योरिटी, अगर कोई भी इन्वेस्टर डिवेंचर होल्ड करता है, कमर्शियल पेपर होल्ड करता है, या कोई भी लोन वाला इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है, या फिर an instrument evidencing the debt, evidencing the existence of debt, उसको हम बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट सिक्योरिटीज पे आपको क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट। अब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में क्या है? बोनस है, मतलब एक शेयर के बदले दूसरा शेयर फ्री मिल जाना। बायबैक है, या फिर जब कंपनी अपने शेयर खुद ही खरीद लेती है वहाँ पे, या फिर राइट इशू है। राइट इशू क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स दिए जाते हैं सस्ते दामों पे। Based on the particulars of the holding of beneficial owner received from the depository as on the cutoff date, the RTA informs the eligible beneficial owner about the corporate action or benefit। कैसे होता है? तो इस केस के अंदर जैसे हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज भी होती हैं डिपॉजिटरीज के बाद, हमारे फोन नंबर्स भी होते हैं, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हमें एक मेल आया था सिंपल, दैट योर इन्वेस्टिंग कंपनी हैज डिक्लेयर्ड दिस मच डिविडेंड एंड वी आर अबाउट टू ट्रांसफर द बेनिफिट टू योर डीमैट अकाउंट, सॉरी टू योर बैंक अकाउंट। और आपके बैंक अकाउंट में NEFT या RTGS के थ्रू डिविडेंड्स आते हैं। आप कभी चेक करना, अगर आप लोगों ने कभी भी किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हो जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो वो आपको नजर आएगा अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि डिविडेंड आता है। राइट इशू मैंने बताया था, राइट इशू क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं सस्ते दामों में। तो राइट right equity shall be credited to the demat account of eligible shareholders in the dematerialized form। ये तो ऑब्वियस सी बात है। In the right equities process, the REs with a separate ISIN shall be credited to the demat account of the shareholder before the date of opening of the issue against the shares held by them as on the record date। अब क्या है सेकंड पॉइंट का मतलब? मैंने ये बताया था राइट इशू के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को
शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं डिस्काउंट के साथ। तो मान के चलिए अगर 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा था, CMP अगर 100 है, तो यहाँ पे आपको 80 रुपये में वो कहेगा मेरे से आप दोबारा खरीद लो। तो ये जो क्लास ऑफ शेयर है ना, ये दूसरी क्लास है, जो राइट इशू है वो दूसरी क्लास है। तो पहले तो वो आपके अकाउंट में वो कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देंगे कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका 80 रुपये होंगे, और वो 80 रुपये पे करके वो कंपनी से वो शेयर वो खरीद लेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है, लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते, हम उसको बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने खरीदे नहीं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फिजिकल शेयर होल्डर शेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर डीमेट अकाउंट। ये तो वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड नहीं है वाला पॉइंट। देन राइट इक्विटी शेल बी ट्रेडेड ऑन सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म, यानी जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय एंड सेल करते हो मार्केट प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज विद इन T+2 रोलिंग सेटलमेंट। मैंने आपको बताया था T+2 डेज में सेटलमेंट होता है, सिमिलर टू द इक्विटी शेयर। ट्रेडिंग इन द राइट इक्विटीज ऑन द सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शेल कमेंस अलॉन्ग विद द ओपनिंग ऑफ द इशू एंड शेल बी क्लोज at least 4 days prior to the closure of the right issue। तो एक तो यहाँ पे ट्रेडिंग का पूरा वो दिया हुआ है, टाइमलाइन दी हुई है क्या, कि जो ट्रेडिंग है राइट इक्विटीज के अंदर कब होगी, जैसे ही कंपनी जो है ऑफर पीरियड ओपन करेगी। ऑफर पीरियड का मतलब ये है जब इन्वेस्टर को पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, और वो कंपनी से फिर राइट इक्विटीज खरीदेगा। ठीक है, एक तो उसी टाइम स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी ट्रेडिंग फिर रुकेगी कब, 4 days प्रायर टू द क्लोजर ऑफ द इशू। तो मान के चलिए वैसे जो राइट इशू होता है वो 30 days के लिए ओपन होता है, वो 30 days के लिए ओपन होता है, तो यानी 26 दिनों के लिए वो ट्रेडिंग भी होती है फिर उसकी स्टॉक एक्सचेंज पे। अब ये मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट जरूर होगा, लेकिन आप उस पर डील नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पैसे पे नहीं करे होंगे। तो अनटिल एंड अनलेस आप उसको कंपनी को मनी ट्रांसफर करके उससे बाय नहीं करोगे, आप उसमें डील नहीं कर सकते। और जैसे ही आपने कंपनी को पैसे ट्रांसफर करे, फिर आप उसको यहाँ पे बेच भी सकते हो T+2 रोलिंग सेटलमेंट के अंदर, है ना। अब मर्जर, अमलगमेशन, कैपिटल रिडक्शन और सब डिवीजन के अंदर क्या होगा, तो पहले समझा देते। तो मर्जर क्या होता है, मर्जर और अमलगमेशन वन एंड द सेम थिंग होती है, इंटरचेंजेबल टर्म वो है ये टर्म। मर्जर का मतलब होता है 1 + 1 = 2, ये हो गया मर्जर। दो एंटिटीज को मिलाना इस तरीके से कि एक एंटिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाए, या दोनों एंटिटी की एग्जिस्टेंस खत्म होकर एक तीसरी एंटिटी बन जाए, उसको हम बोलते हैं मर्जर और अमलगमेशन। कैपिटल रिडक्शन ये होता है जब कंपनी अपनी खुद ही पूंजी को कम कर देती है। तो मान के चलिए कि 100 करोड़ रुपए की कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है, लेकिन उसको पता है कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि 80 करोड़ रुपए में खत्म हो जाएगा, तो 20 करोड़ रुपए की कैपिटल को वो रिफंड कर सकती है, वापस कर सकती है। सब डिवीजन का मतलब क्या है कि मान के चलिए शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, और कंपनी को लगता है कि चलो इसको हम 2 रुपये फेस वैल्यू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस बहुत बढ़ रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर मान के चलिए MRF है, MRF के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, शेयर का प्राइस है 1 लाख। कंपनी को लगता है कि 1 लाख रुपए के शेयर में ज़्यादा ट्रेडिंग तो होती नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं लगा पाता। तो वो क्या कर सकती है, इसकी फेस वैल्यू को 2 में डिवाइड कर सकती है, और फिर शेयर का प्राइस भी वही 20% रह जाएगा, और यहाँ पे शेयर का प्राइस कितना रह जाएगा, 20,000। तो इस तरीके से सब डिवीजन ऑफ शेयर्स भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ मर्जर अमलगमेशन, कॉर्पोरेट एक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर ISIN ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी मतलब जो कंपनी खत्म हो रही है, shall be debited and credit will be given in the ISIN of the transferee company। क्या कह रहा है इसके प्रोविजन में, क्या होता है, मान के चलिएगा A + B = AB होने वाली है, या फिर A + B = B होने वाली है। तो यहाँ पे जो A है वो हो जाएगी ट्रांसफरर कंपनी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, और B जो हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रांसफरी कंपनी। तो ये कह रहा है कि जब A कंपनी खत्म हो जाएगी तो A के शेयर्स का क्या होगा, तो A के शेयर्स को जो है आप क्लाइंट के डीमेट अकाउंट से हटा दिया जाएगा, और बदले में उसको B के शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, है ना। तो जो भी रेशो डिसाइड हुई है A और B के रिस्पेक्ट में, जो भी रेशो डिसाइड हुई है उस रेशो के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर दे दिया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के अंदर, ठीक है। सो इन केस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, लेकिन जब कैपिटल रिड्यूस होती है, अ न्यू ISIN विल बी क्रिएटेड with a new face value or the same value, and the securities shall be debited under the old ISIN
that is the existing ISIN and credit is given in the new ISIN as per the applicable ratio. तो मान के चलिए पहले 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, अब केवल 8 रुपए रह गई है, 2 रुपए उन्होंने वापस कर दिए, तो अब आपको डेबिट दे दिया जाएगा पुरानी वाली से और नई वाली कैपिटल आपको इशू हो जाएगी, नई वाली इक्विटी आपको इशू हो जाएगी. इन केस ऑफ सब डिवीजन और कंसोलिडेशन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी चेंजेस. मैंने आपको बताया था 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए की रह गई, तो आपको नए शेयर्स दे दिए जाएंगे, पुराने शेयर्स आपके खत्म हो जाएंगे, उसको जला दिया जाता है, एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है और न्यू शेयर्स आपको मिल जाते हैं. न्यू ISIN विद द न्यू फेस वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड, है ना. In respect of the bonus issue, the eligible holders as on the record date fixed by the company shall be entitled to receive the bonus. The bonus share in the case of the listed company will be credited as per the applicable ratio and the temporary ISIN of the company which is frozen for debit. तो अगेन वही होगा, आपको बोनस शेयर के साथ साथ जो भी एडजस्टमेंट होनी होती है. देखिए जब भी बोनस शेयर मिलता है, बोनस शेयर होता फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जैसे वो मिलता है उससे करंट मार्केट प्राइस कम हो जाता है, करंट मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाता है शेयर्स का, करंट मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर का कोई फायदा होता नहीं है एज सच उनको कोई फायदा नहीं होता. बस बोनस शेयर में क्या होता है, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट पड़े होते हैं ना, उस प्रॉफिट को वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में जब प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है तो शेयर होल्डर्स को कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. तो उससे होता क्या है, जो कंपनी के शेयर के प्राइस है वो गिर भी जाते हैं. तो मान के चलिए शेयर तो आप पे बढ़ गए, लेकिन प्राइस भी फिर उसी रेशो के अंदर रिड्यूस हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है, आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, आपकी पोजीशन सेम रहती है, जीरो सम गेम है आपके लिए. राइट्स ऑफ प्लेजर एंड हाइपोथिकेटर. अब प्लेजर और हाइपोथिकेटर वो होता है जो गिरवी रखता है, जो गिरवी रखता है. द ओनरशिप ऑफ द प्लेजर एंड हाइपोथिकेशन सिक्योरिटीज रिमेन विद द प्लेजर. ओनरशिप माने देखिए मालिकाना हक तो उसी पे रहेगा जो गिरवी रखेगा, अनटिल अनलेस वो डिफॉल्ट ना कर दे और वो जो फिर प्लेजिंग की जो सिक्योरिटी है वो फिर ट्रांसफर हो जाएगी किसको, हाइपोथिकेटी या फिर प्लेजी को फिर ट्रांसफर हो जाएगी. और एक बार अगर आपने हाइपोथिकेटर ने या फिर प्लेजर ने पेमेंट सारी कर दी तो फिर प्लेज विल बी विड्रॉ. Hence all corporate benefit cash नॉन कैश लाइक डिविडेंड बोनस विल accrue to the बोनर. अब मान के चलिए मैं हूं, रमन ने क्या करा, रमन के पास 10 करोड़ के शेयर्स थे और उसने वो प्लेज करा दिए बैंक के पास, ठीक है. अब मान के चलिए मेरे पास ये जो शेयर थे रिलायंस के थे और रिलायंस ने 1 महीने बाद डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो मेरे को डिविडेंड आया, मान के चलिए आप 2 लाख रुपीज़ का डिविडेंड आया. तो 2 लाख रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो फिर बैंक को नहीं जाएगा, वो जाएगा मुझे ही. क्यों? क्योंकि मालिक तो अभी भी मैं ही हूँ ना, मैंने गिरवी रखे हैं पर मैंने डिफॉल्ट तो नहीं करा. अब गिरवी वाला जो माल, मेरा जो गिरवी वाले शेयर है वो बैंक के पास तो नहीं गए अभी, ठीक है ना. तो यही कह रहा है कि फिर ओनर को ही मिलेंगे, रियल ओनर को मिलेंगे. पब्लिक इशू के केस में, अब पब्लिक इशू 2 तरीके के होते हैं, अगेन FPO एंड IPO. जब कंपनी जनता से पहली बार, पब्लिक से पहली बार पैसे जुटाती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जब पहली बार के बाद कभी भी, मतलब दोबारा जब भी, तो उसको बोलते हैं फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो इस टाइम के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे सबसे ज़्यादा काम होता है. द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर थ्रू सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. द इशूअर्स ऑफ द सिक्योरिटी इशू new securities in the primary market to raise funds for investment or to discharge some obligation. Every company making initial offer of any security has to issue in the dematerialized form only. ये मैंने आपको बताया था. आज की तारीख में कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी पैसा जुटाती है पब्लिक से, और मैं कोई पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, इवन प्राइवेट कंपनी को भी अपने शेयर्स में डीमेट कराना कंपलसरी है. तो ये प्रोविजन वेल स्टैब्लिश्ड प्रोविजन है. देन पब्लिक इशू का प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है फॉर जनरल नॉलेज पर्पस. अब देखिए पब्लिक इशू के केस में क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर या फिर मान के चलिए जो इन्वेस्टर है, यहाँ पे लिख लीजिए इन्वेस्टर है, एप्लीकेशन लगाता है पैसों के साथ विद मनी, एप्लीकेशन विद मनी, और एप्लीकेशन किसको देता है, ईश्वर यानी कंपनी, या फिर मैंने आपको बताया था RTA काम करता है पैसों, जो भी शेयर होल्डर से रिलेटेड काम होता है कंपनी आउटसोर्स किसको करती है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर. तो मान के चलिए उसने एप्लीकेशन लगाई अलॉटमेंट के लिए कि शेयर्स हमें भी दे दो RTA के पास. अब RTA क्या करेगा, पहले डिपॉजिटरी से पूछेगा कि भाई ये जो भाई साहब है, ये जो बेनिफिशियल ओनर है रमन, क्या इनके पास डीमेट है, डीमेट ID दे दो इनकी. तो डिपॉजिटरी वाले कहेंगे हाँ इसकी डीमेट ID है, डीमेट ID मेरे से ले लो.
तो इसने वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेज दी, ठीक है। फिर ये आरटीए क्या कहेगा, ठीक है आप इसको शेयर्स अलॉट कर दो और इसको 15 शेयर्स अलॉट कर दो। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा, 15 शेयर्स आपके अकाउंट में अलॉट कर देगा। फिर उसके बाद आपको आरटीए से भी या फिर कंपनी से भी आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी, इश्यूअर्स एंड इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट की आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी कि आपको आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट इतने शेयर अलॉट हो गए, ठीक है। देन टेंडर ऑफर, अब देखिए टेंडर ऑफर किस केस में होता है, बायबैक्स के केस में होता है। बायबैक्स, टेक ओवर हो गया, हाँ टेक ओवर एंड बायबैक्स के केस में होता है। टेंडर ऑफर मतलब जब अपने शेयर आप कंपनी को वापस दे सकते हो, अपने शेयर आप कंपनी को जब वापस देना चाहते हो ज़्यादा प्रीमियम पे। तो मान के चलिए करंट मार्केट प्राइस अगर किसी शेयर का 100 चल रहा है तो कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कि कंपनी अपने शेयर वापस खरीद लेती है ज़्यादा भाव पे। जैसे आज की तारीख में बजाज ऑटो का चल रहा है, बजाज ऑटो ने बायबैक डिक्लेयर करा है, कंपनी का शेयर प्राइस समवेयर अराउंड 7000 चल रहा है और उन्होंने अपना जो बायबैक लेकर आए वो 10,000 रुपीज़ में लेकर आए। तो वो शेयर होल्डर से शेयर्स वापस मांग रहे हैं और उसके बदले में उसको 10,000 रुपये देना चाह रहे हैं। ऐसे भी कंपनियां करती हैं। अ टेंडर ऑफर इज अ बिड टू परचेज सम और ऑल इक्विटी शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स इन अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो कंपनी खुद ही बिड लगाती है और बिड सिंगल प्राइस की होती है, फिक्स प्राइस की बिड होती है, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितनी भी। तो टेंडर ऑफर्स आर टिपिकली मेड पब्लिक एंड इनवाइट शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर्स फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो टेंडर ऑफर मान के चलिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने के लिए भी खुलता है, उसमें जो करंट शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स वापस दे सकते हैं कंपनी को। The client who wish to participate in the tender offer will be required to mention the details as per the existing process, कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो देना चाहता है वापस, और बस यही मेन चीज़ होती है। और आपको क्या देनी पड़ेगी, डिस्क देनी पड़ेगी। अगेन ये फीचर कौन देता है, ब्रोकर ही देता है, ब्रोकर प्लस डीपी आपको ये फीचर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन देनी होती है। एग्जीक्यूशन डेट, आपको डेट बतानी पड़ेगी। मार्केट टाइप और उसके बाद इवेंट नंबर और क्लियरिंग मेंबर की आईडी, ISIN एंड क्वांटिटी, ठीक है। So this was the last topic from this chapter and we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.